नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उनती क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता, मैं इंडियन पॉलिटी की सीरीज आपको करा रहा हूं। उसी क्रम में आपको मैं ये सेकंड पार्ट लेकर के आज आया हूं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। छोटा चैनल है लेकिन कंटेंट आपको बहुत ज़बरदस्त मिल रहा है। और जिन लोगों ने मुझसे पहले अनअकैडमी पर पढ़ा है उन्हें बात पता है कि बहुत ही स्टैंडर्ड और अच्छा कंटेंट आपको दिया जाता है। आज के जो क्वेश्चंस हैं वो यूपीएससी के पूछे गए क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चंस आप चाहते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बहुत अच्छे क्वेश्चन, आप लोग प्लीज़ के नोट्स बनाइएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 29। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो निजता के अधिकार की अगर बात करते हैं तो ये किस में आता है? तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा, आपको इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है आपका अनुच्छेद 21। इसका आंसर है अनुच्छेद 21। सी ऑप्शन जो है वो इसका क्या है, आपका करेक्ट है। लेकिन क्या है सी, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आपको पता होगा संविधान के भाग तीन में आपका मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार का वर्णन किया जो कि संविधान के किस में आते हैं, आपके संविधान के भाग 3 में आते हैं। अगर इनके अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद 12 से लेकर के ये कहाँ तक जाते हैं, आपके 35 तक जाते हैं। और मौलिक संविधान को जो संविधान में स्रोत है वो क्या है, अमेरिकी संविधान से लिए गए। कहाँ से लिए गए हैं? आपके अमेरिका के संविधान से लिए गए। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसी को भारत के मैग्ना कार्टा की भी उपमा दी जाती है, याद रखिएगा। क्या? भारत के मैग्ना कार्टा की उपमा भी इसी को दी जाती है। किसको? भाग 3 को। भारत के मैग्ना कार्टा की उपमा जो है इसे दी जाती है। ये बात भी आप याद रखिएगा। अगर भाग 3 की बात करते हैं तो इसमें अगर बात करें तो सबसे पहला जो आपका आता है वो आता है आपका समानता का अधिकार। किसका अधिकार आता है? समानता का अधिकार। आप कंसेप्ट को समझिएगा, रिवीजन देखिए आपके साथ कितना अच्छा किया जा रहा है। इन सब चीज़ों को आप देखिएगा, ठीक है। बोर मत होइएगा, पूरा इंटरेस्ट के साथ क्लास को देखिए। ज़बरदस्त क्लास है आपके लिए। समानता का अधिकार की अगर बात करें तो ये आपका अनुच्छेद 14 से लेकर के कहाँ तक आते हैं? अनुच्छेद 18 तक आते हैं। दूसरा जो इसमें आता है वो क्या आता है? आपका स्वतंत्रता का अधिकार। किसका अधिकार आता है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें तो आपका अनुच्छेद 19 से लेकर के आपका अनुच्छेद 22 तक आता है। तीसरे की अगर बात करते हैं आपका तो क्या हो जाएगा आपका? शोषण के विरुद्ध अधिकार। बहुत पूछा जाता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत आते हैं। ये कैसे दिया जाता है? इधर आपको प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? सूची प्रथम दे 1 दे दी जाएगी, इधर आपको सूची 2 दे दी जाएगी। इधर आपको अधिकार दे दीजिए, इधर अनुच्छेद कहेगा, इनको मिलान करो। तो मिलान टाइप में ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, इसलिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चौथा जो आपके लिए आता है वो कौन सा आता है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये कहाँ से कहाँ तक आता है? ये आता है आपका अनुच्छेद 25 से लेकर के आपका अनुच्छेद 28 तक। अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं निजता के अधिकार को, इंतजार करिए आप थोड़ा सा। फिर पांचवें की अगर बात करते हैं तो क्या होता है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये आपके कहाँ से कहाँ तक आते हैं? ये आता है आपका अनुच्छेद 29 और 30 में आता है। अभी अनुच्छेद 31 भी इसमें आता था। मूल अधिकारों में आपका संपत्ति का अधिकार भी आता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत जो है उसको कानूनी अधिकार, विधिक अधिकार बना दिया गया। तो उसको भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले छठवां जो आपका आता है वो आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये किस में आता है? ये आता है आपका अनुच्छेद 32 में। इसी अनुच्छेद 32 को जो है वो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने इसको क्या माना है? संविधान की आत्मा माना है, ठीक है। संविधान की आत्मा माना है। देखिए कितने सारे फैक्ट मैं आपको क्लियर करते हुए चलूँगा कि किसके अनुसार? बाबा साहेब के अनुसार। बाबा साहेब के अनुसार क्या है आपका? बाबा साहेब के अनुसार जो है आपका वो क्या है? बी आर अम्बेडकर है। क्या? बी आर अम्बेडकर संविधान की आत्मा कहा
कहा। लेकिन अगर वहीं आपसे पूछा जाए प्रस्तावना की अगर बात कर ली जाए, जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार जो है वो किसको संविधान के आत्मा माना गया है? उन्होंने किसको? उद्देश्य का, अर्थात प्रस्तावना को। तो अगर जवाहरलाल नेहरू जी की अगर बात कर ली जाए, जवाहरलाल नेहरू जी की अगर बात कर ली जाए तो किसके अनुसार है? वो आपकी प्रस्तावना को माना उन्होंने। किसको माना? प्रस्तावना को। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। देखिए एक प्रश्न में मैं आपको कितनी चीज़ें क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करिए, नहीं कि बीच में छोड़ दिया। और प्लीज़ आप वीडियो को अपने जो साथी हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उन तक शेयर करिए। जो कि यूपी पुलिस में जो है वो वैकेंसी आने वाली है, इस पर मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि क्या क्या इसके टर्म्स हो सकते हैं, कब तक आएगी, वो चीज़ भी मैं आपके पास लेकर के आऊँगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि अनुच्छेद 32 जो है वो बाबा साहेब के अनुसार जो है वो क्या संविधान की आत्मा है, और जवाहरलाल नेहरू के अनुसार संविधान की आत्मा किसको माना गया? आपका प्रस्तावना को माना गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात? आगे बढ़ा जाए अब। तो इसी में अगर बात करते हैं, जो आपका स्वतंत्रता का अधिकार आता है, इसी में जो आपका अनुच्छेद 21 आता है, इसी में जो आपका अनुच्छेद 21 आता है उसको क्या कहा गया है? उसी को अनुच्छेद 21 में ही क्या आपका वर्णन है? निजता के अधिकार का वर्णन। इसको मैं अलग पेन से लिखता हूँ। उसी को क्या है कहा गया आपका? उसी को क्या कहा गया है? निजता का अधिकार कहा गया। किसका अधिकार? निजता का अधिकार कहा गया है। इसी को ही क्या किया गया? निजता का अधिकार। किसमें? अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 की अगर बात करें तो क्या? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। किसकी बात करता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। इसी में आपका निजता का अधिकार आता है, आश्रय का अधिकार आता है, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार आता है, सूचना का अधिकार आता है, इसी में विद्युत जो आप बिजली है, बिजली लेने का अधिकार आता है, शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार आता है। तो ये सब जो आपके अधिकार है वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी पार्ट जो है इसका क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? आगे बढ़ा जाए अब, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका। ठीक है, देखिए अभी मैंने आपको बताया अनुच्छेद 32 के बारे में क्या बताया? क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये तो मैंने अभी आपको क्लियर किया। किसका? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर रिवीजन भी आपका होता जा रहा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो किस में आता है आपका? किस में आता है? अनुच्छेद 32 में आता है। अनुच्छेद 44 किसकी बात करता है? यूसीसी की बात करता है। जो पहली क्लास मैंने ली थी उसमें मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 44 जो है वो यूसीसी की बात करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। ये बहुत चर्चा का विषय है। जैसे पुलिस के एग्जाम है, एसआई के एग्जाम है, या बीएड वगैरह के एग्जाम है, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम है, या टेट वगैरह में आपसे पूछा जा सकता है। ये यूसीसी भी आप याद रखिएगा। तो ये जो आपका आता है कानून को लागू करने के मामले में, आपने मौलिक अधिकार में ही मैंने आपको अभी बताया, मौलिक अधिकार में अभी मैंने आपको बताया क्या क्या बताया मैंने आपको? स्वतंत्रता का अधिकार। किसका? स्वतंत्रता, सॉरी, समानता का अधिकार। एक सेकेंड, एक सेकेंड। अभी मैंने क्या बताया आपको? किसका? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। समानता का अधिकार मैंने आपको कहाँ से बताया कि अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक आते हैं। इसी में जो आपका आता है वो आता है क्या? अनुच्छेद 14। इसी में आता है आपका अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 ये बात करता है क्या? विधियों के समक्ष समता, विधियों के समक्ष समता या समानता, विधियों के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। इसमें भी आपकी दो चीज़ें हैं। इसमें भी जो हैं वो आपकी जो हैं वो क्या है? आपकी दो चीज़ें हैं इसमें भी। देखिए जो विधियों के समक्ष समता जो आ रही है, ये जो आपका लिया गया ये ब्रिटिश विचार है। ये क्या है आपका? ब्रिटिश विचार है। ये बहुत डीपली है, थोड़ा सा पूछा जा सकता है। और विधियों का समान संरक्षण की बात करते हैं, ये आपका अमेरिकी संविधान से लिया गया है। तो अमेरिकी संविधान से लिया गया है ये आर्टिकल जो है।
ठीक है, ये आर्टिकल कहाँ से लिया गया आपका, अमेरिकी संविधान से लिया गया। अब विधियों का समान संरक्षण का मतलब क्या हुआ कि आपका कोई भी व्यक्ति जो है वो अमीर हो, गरीब हो, ऊंच नीच हो, अधिकारी हो या गैर अधिकारी हो, कोई भी आदमी जो है वो कानून से ऊपर नहीं है। कोई भी आदमी कानून से ऊपर नहीं है। समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा कंसेप्ट वैसा है, कोई भी आदमी जो है कानून से ऊपर नहीं है। ठीक है, ये लेकिन इसमें प्रश्न में आपसे पूछ दिया है कि अन्य निर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार है जो भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है। वहीं दूसरी बात, विधियों का समान संरक्षण, इसमें क्या है, देखिए कोई अगर IAS अधिकारी है, वो अगर भ्रष्टाचार आपका करता है, बात को समझिए, तो अगर वो भ्रष्टाचार करता है, या MP MLA की अगर बात करते होंगे तो इनके लिए अलग से कोर्ट, MP MLA कोर्ट अलग से बने हुए हैं। तो क्या जो समान कोर्ट है उनमें आम आदमी तो जाता है, लेकिन जो अगर MP MLA कोई किसी भी केस में अगर फंसते हैं तो उनके लिए जो है वो अलग से एक कोर्ट है जो उनको सजा का प्रावधान करती है। यही चीज़ कहा गया है कि विधियों का समान संरक्षण, कि विधि तो एक है लेकिन जो समान लोग हैं, जैसे MLA अगर कोई क्राइम करेंगे, ठीक है, तो उनके लिए MP MLA कोर्ट है वो फैसला देगी। कोई अधिकारी है, कोई IAS PC या कोई भी अधिकारी है, वो कोई भ्रष्टाचार या कोई भी अपराध करता है तो उसके लिए उनके लिए जो IAS उनके लिए जो कोर्ट है वो वहाँ पर पाए जाएंगे। तो इस तरीके का जो है ये उल्लंघन जो है वो करता है। बात तो करता विधियों के समझ सारे सबके लिए, ऊंच नीच कोई भी होता है, कोई भी, सब बराबर हैं, लेकिन वहीं पर ये विभेद हो जाता है। इस तरीके की बात जो है वो कौन करता है, अनुच्छेद 14 करता है। कौन करता है, अनुच्छेद 14 करता है, A ऑप्शन करता है। ये जो कंसेप्ट मैंने आपको समझाया बहुत ही बेसिक लेवल से समझाया, इसको अगर समझने में आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक आपको दूंगा यूट्यूब चैनल पे लिंक में, तो आप टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको आई थिंक। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो ये दर्शाती कि उसका स्वरूप संघीय है। संघीय, बहुत बड़ी बात, संघीय है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। संघ की विधायिका एवं संगठक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं। मूल अधिकार न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है। देखिए, बात करी जा रही है संघीय की, बात करी जा रही है किसकी, संघ की। आपने सुना होगा भारत जो है वो एक राज्यों का संघ है। आपने ये बात सुनी है, भारत क्या है आपका, राज्यों का संघ है। इसका मतलब क्या है, जो लोग बिल्कुल तैयारी जिन लोगों ने शुरू की है उन लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा, एक एक शब्द को समझने की कोशिश कीजिए। आपको कोई कन्फ्यूजन लगता आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हैं। भारत राज्यों का संघ है। अगर बात करते हैं भारत के नक्शे की, तो भारत का नक्शा आपका जो कुछ ड्राइंग तो खैर ज़्यादा अच्छी नहीं, इस टाइप का भारत का नक्शा है। तो भारत में क्या है, बहुत सारे आपके राज्य हैं। भारत में जो है वो क्या है, आपके बहुत सारे राज्य हैं। कोई यहाँ राज्य है, कोई यहाँ राज्य है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है। भारत में बहुत सारे राज्य हैं, और इन सारे राज्यों से मिलकर के क्या बना है, भारत बना है। सारे राज्यों से मिलकर के क्या बना है, भारत बना है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, दूसरी चीज़, भारत में जो भी राज्य हैं उनमें अपनी अपनी सरकारें भी हैं, लेकिन उनसे ऊपर भी जो सरकार है वो है केंद्र की सरकार। उनसे ऊपर भी जो सरकार है वो किसकी, आपकी केंद्र की सरकार है, या फिर यूँ कहें किसकी संघ की सरकार है। बात समझ में आई। तो राज्यों में तो क्या है, राज्य की सरकारें, राज्यों की सरकारें हैं, और राज्य की सरकारों से ऊपर किसकी सरकार है, आपकी केंद्र की सरकार है। तो ये एक संघीय ढांचा है। ये क्या है, आपका संघीय ढांचा है। ये बात याद रखिए आप, ये क्या है, आपका एक संघीय ढांचा है। ये क्या आपका संघीय ढांचा है, यही संघ का वो है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। भारत जो है वो छोटे, जो उसमें भारत में बहुत सारे राज्य हैं, उन राज्यों से मिलकर के क्या बना, भारत बना है। या यूँ कहें कि राज्यों में, प्रत्येक राज्य में अपनी अपनी सरकार है। उन सरकारों के ऊपर भी देखें तो एक केंद्र की सरकार है, उनके ऊपर क्या है, आपकी केंद्र की सरकार है। उनके ऊपर क्या है, आपकी केंद्र की भी सरकार है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। इसीलिए कहा गया है भारत में क्या है, संघीय शासन है। भारत में क्या है, आपका संघीय शासन है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब एक एक ऑप्शन को देखते हैं, उससे समझते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या होगा।
संघ की विधायिका में संगठक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। देखिए, संघ की विधायिका में बात करें तो संघ की विधायिका में आपके क्या हो गए, सांसद हो गए, ठीक है, और संगठक इकाइयों के प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं। तो संघ की बात करें, जैसे अभी बात करें तो लोकसभा के चुनाव हुए, आप वर्तमान में 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए हैं, तो क्या है कि संघ के मतलब सांसद चुने गए हैं। तो सांसद के जो हैं वो सांसद जो हैं वो क्या करते हैं, लोकसभा में प्रतिनिधित्व करेंगे, ठीक है। वो सिर्फ क्या है, वो लोकसभा में भागीदारी होंगे, लोकसभा प्रतिनिधित्व करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के प्रतिनिधि निर्वाचित हो सकते हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल, अभी आपने देखा होगा कि कोई भी अगर छोटा दल है, कोई क्षेत्रीय दल है, अगर उसका कोई सांसद चुन करके आया तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री वो बन सकता, बने भी हैं तो वो भी हो सकते हैं, लेकिन उनका भी कोई राज्यों से लेना देना नहीं है, ठीक है। वो भी क्या है, लोकसभा में ही, संसद में ही, उतने में ही सीमित हो गए। मूल अधिकार न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय, बिल्कुल ये भी बात सही है, लेकिन इसका भी कोई संघ से लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन एक ये है आपका, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। अब देखिए, केंद्र के हों चाहे राज्य के हों, लेकिन अगर उनको न्यायपालिका में जाना है तो न्यायपालिका जो है वो क्या है आपकी, कैसे है आपकी, सबसे नीचे लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, तो नीचे से ऊपर तक आपके क्या है, न्यायपालिका जो है वो पूरी स्वतंत्र है। तो ये दिखाता है कि भारत का ये संघीय स्वरूप है। ये सब तो क्या है, अपने अपने में सीमित हो गए, लेकिन न्यायपालिका की बात करें तो सबसे नीचे क्या, सांसद क्या हुआ, देखो सांसद हुआ, वो अपने एक क्षेत्र का सांसद हुआ और लोकसभा में जाकर के बैठ गया, वो उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। लेकिन संघ में क्या आएगा, संघ में क्या आएगा आपका, नीचे सबसे नीचे क्या हो गई आपकी, लोअर कोर्ट हो गई, उसके ऊपर क्या हो गए, हाई कोर्ट हो गए, उसके ऊपर क्या हो गए, सुप्रीम कोर्ट हो गई। तो लोअर कोर्ट भी कहाँ आपकी पाई जाएगी, राज्य में, हाई कोर्ट भी कहाँ पाई जाएगी, राज्य में, और इनसे ऊपर क्या पाई जाएगी आपकी, सुप्रीम कोर्ट पाई जाएगी। तो नीचे से ऊपर होते, राज्यों से होते हुए कहाँ चले गए, हम केंद्र में चले गए। तो ये क्या है, ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगी आपकी, करेक्ट हो जाएगी। यही जो है वो एक अनिवार्य विशेषता है जो उसके संघीय स्वरूप को क्या है, दर्शाती है। बाकी लोग जो है वो सीमित हो जाते हैं। बात समझ में आ गई आपको, क्लियर हो गई इतनी बात। तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन लगता है तो आप पूछ लेना। भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है, भारत में संपत्ति के अधिकार की जो है वो क्या स्थिति है, ठीक है। यह एक विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, यह मूल अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, यह ना तो मूल अधिकार है ना ही विधिक अधिकार है। तो अभी मैंने आपको मौलिक अधिकार के बारे में बताया था, एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं सिर्फ क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन। मौलिक अधिकारों में अभी मैंने आपको बताया था कि क्या है, भाग 3 है, रिवीजन करवा रहा हूँ। अनुच्छेद कहाँ से, 12 से लेकर के आपके 35 तक आते हैं अनुच्छेद। मौलिक अधिकारों की बात करें तो आपके मूलतः छः जो है वो मूलतः अधिकार हैं। इन्हीं में पूर्व में एक और मौलिक अधिकार होता था, पूर्व में एक और मौलिक अधिकार होता था, पूर्व में एक और मौलिक अधिकार होता था आपका, जो कि क्या था, संपत्ति का अधिकार, जो कि क्या था, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार की बात करें, अभी मैंने आपको बताया था मूल अधिकार में, मैंने आपको क्या क्या बताए थे, आपको समानता का अधिकार बताया, स्वतंत्रता का अधिकार बताया, शोषण के विरुद्ध अधिकार बताया, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार बताया, आपको संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार बताया, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया, ठीक है। उसी में आपका था एक संपत्ति का अधिकार जो कि अनुच्छेद 31 के अंतर्गत आता था, 31 के अंतर्गत आता था, याद रखिएगा, मिक्स मत कर देना आप, आता था। लेकिन इसको क्या किया गया, इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको क्या बना दिया गया, इसको क्या बना दिया गया आपका, बताइए क्या बना दिया गया, इसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया आपका, विधिक अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया, विधिक अधिकार बना दिया गया। इसको क्या बना दिया गया आपका, विधिक अधिकार बना दिया गया, जो कि कहां चला गया, भाग 12 के अंतर्गत चला गया है, भाग 12 के अंतर्गत चला गया है। ये बात याद रखिए, किसके अंदर, भाग 12 के अंतर्गत। और अब इसका जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद क्या हो गया, अनुच्छेद 300 का अनुच्छेद, अब इसका अनुच्छेद क्या कर दिया गया, 300 ए 300
का जो है वो इसका क्या कर दिया गया, अनुच्छेद कर दिया गया। मतलब पहले ये अनुच्छेद 31 के अंतर्गत आता था, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है ये भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत कानूनी अधिकार आपका बना दिया गया। तो क्या कानूनी अधिकार है, मतलब एक विधिक अधिकार है, ठीक है। तो मूल अधिकार ए भी कैंसिल हो गया, ए भी कैंसिल हो गया। कह रहा है ये विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, ये विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। तो क्या है भाई, ये मूल अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को जो है वो क्या है आपका प्राप्त है। बी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको, बात समझ में आ गई। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। आगे बढ़ा जाए। अच्छा लग रहा है, अगर आपको प्लीज़ कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, जिन लोगों के कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जो लोग अभी बिल्कुल आए हैं तैयारी करने, उनके लिए, क्योंकि मैं बहुत बेसिक से भाग से लेकर के अनुच्छेद तक एक्सप्लेन करता हूँ, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? देखिए प्रश्न कैसे पूछा, ये प्रश्न जो है आपका यूपीएससी का पूछा गया है, ये मैं बता दे रहा हूँ आपको, यूपीएससी का पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए क्या है, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति जो थी वो क्या थी? लोकतांत्रिक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसका आपको जवाब देना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जवाब दीजिए आप, इसका जवाब दीजिए। अब यहाँ मैं आपको थोड़ा सा संविधान की थोड़ी सी बेसिक समझ की जरूर बात करूँगा। देखिए संविधान की बात करते हैं तो संविधान सभा की अभी बात कर, ये इसका मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, उससे पहले कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। जैसे अगर बात करते हैं संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की जो है आपकी पहली बैठक कब हुई थी आपकी? ये पहली बैठक हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। और इसी में जो है जो संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया, वो चुना गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। किसको चुना गया आपका? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है वो क्या चुना गया, इसका अध्यक्ष चुना गया। तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष की बात करें, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और ये क्या सबसे वयोवृद्ध थे, सबसे वृद्ध थे, तो इन्हीं को चुन लिया गया। तो ये स्थायी अध्यक्ष जो है वो माने जाते हैं, ठीक है। वहीं संविधान सभा की बात करें, दूसरी बैठक कब हुई? दूसरी बैठक कब हुई आपकी? दूसरी बैठक हुई आपको एक दिन छोड़ करके 11 दिसंबर 1946 को। इसमें जो अध्यक्ष किसको चुना गया? इसमें अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। किसको चुना गया आपका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है इसमें क्या चुना गया आपको? अध्यक्ष चुना गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई आपको, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। यहीं पर बात करें फिर जो तीसरी बैठक हुई, क्यों ये बात बता रहा हूँ अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तीसरी जो बैठक हुई है आपकी वो हुई है आपकी कब? फिर एक दिन छोड़ के 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को बैठक हुई। और इसी सभा में जो नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया। ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव। अब देखना, जो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इससे रिलेटेड अगला कुछ देर बाद आपके सामने क्वेश्चन आएगा जिससे प्रश्न यूपीएससी में ही पूछा गया है। नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो क्या किया आपका? पेश किया गया, ठीक है। कब? 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। किसने? यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है आगे चल करके क्या बना आपका? प्रस्तावना बना। आगे चल के क्या बनवाया, कहलाया आपका? प्रस्तावना कहलाया। आगे चल करके याद रखिएगा, आगे चल करके क्या कहलाया आपका? प्रस्तावना कहलाया। क्लियर हो गई इतनी बात? अब प्रश्न ये पूछा जाता है आपका कि यही जो उद्देश्य प्रस्ताव था ये आपका वो पास कब हुआ, अपनाया कब गया? यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो कब अपनाया गया? ये अपनाया गया आपका 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को क्या अपनाया गया? इस उद्देश्य प्रस्ताव को अपनाया गया। क्या अपनाया गया? ये बात याद रखिए, क्या हुआ? आप अपनाया गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई, क्लियर हो गई इतनी बात?
अब जब 26 जनवरी ऐसे करते करते संविधान सभा का निर्माण होता रहा, संविधान सभा के लिए आपको पता है कि बैठ के हुई लगातार काम चलता रहा इस पर, फिर आपका क्या है 24 जनवरी 1950 को जो है वो संविधान आपका पूर्ण हो गया, ठीक है। फिर क्या है 26 जनवरी 1950 को अगर बात करते हैं तो आपका संविधान को जो है वो लागू कर दिया गया। उसमें अगर बात की जाए तो क्या क्या था, क्या क्या चीज़ें थी आपकी, उसमें थी आपकी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसमें ये 3 चीज़ें आपकी उस टाइम पर थी मूल संविधान में। क्या? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, वो ये स्थिति थी उस टाइम पर, ठीक है, प्रस्तावना में। क्लियर हो गई इतनी बात? आपको मैंने ये चीज़ें क्यों बताई आप समझे अब? क्योंकि ये पता होना चाहिए आपको संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, दूसरी कब हुई, तीसरी कब हुई, और तीसरी बैठक में जो है वो क्या, वो उद्देश्य प्रस्ताव आया जो बाद में प्रस्तावना कहलाया, और उद्देश्य प्रस्ताव को जो है आपको 22 जनवरी 1947 को जो है वो क्या हो गया, आपका अपना लिया गया था। इतनी बात समझ में आ गई आपको? आपको पता होगा संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों का समय लगा, जिसमें संविधान सभा की कुल जो है वो आपकी 11 बैठकें हुई। क्या हुई? आपकी 11 बैठकें हुई थी, ठीक है। बात समझ में आ गई? लगभग 64 लाख रुपए का जो है वो खर्च आया था, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको? एक प्रश्न और मैं, चलिए फिर अगले क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करूंगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? वो सीधे सीधे आपसे ये पूछ रहा है कि अस्पृश्यता का जो उल्लेख है, छुआछूत उन्मूलन का जो उल्लेख है, उस संविधान के किस आर्टिकल में है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या समता का अधिकार? ठीक है, अभी मैंने आपको मौलिक अधिकार की, ये सब यूपीएससी के प्रश्न पूछे गए प्रश्न है। अभी मैंने आपको मौलिक अधिकार के बारे में बताया, क्या भाग 3 के अंतर्गत आते हैं, ये मैंने आपको बताया। अनुच्छेद 12 से लेकर के आपके 35 तक आते हैं, ये मैंने आपको बताया। मैंने उसमें आपको ये भी बताया शोषण के विरुद्ध अधिकार किस में आता है, अनुच्छेद 23 से लेकर 24 के बीच में आता है। स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें, अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये है आपका अनुच्छेद 32, और समानता का अधिकार जो है आपका किसका, समानता का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 14 से लेकर के आपका अनुच्छेद 18 के अंतर्गत आता है। इसी में एक आर्टिकल है आपका अनुच्छेद 17 जो कि किसकी बात करता है, अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात करता है, अस्पृश्यता का उन्मूलन। तो इसी की बात वो कर रहा है। ये किसके अंतर्गत आता है, आपका समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको? क्लियर हो गई इतनी बात? क्लियर हो गई इतनी बात? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। क्लियर हो गई इतनी बात? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किसमें व्यादेशित है? संविधान की उद्देशिका द्वारा, राज्य के नीति के निदेशक तत्व द्वारा, 7वीं अनुसूची द्वारा, परंपरागत व्यवहार द्वारा। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपको जवाब देना है। इसका जवाब दीजिए आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट करते हैं। इसका जवाब दीजिए आप। देखिए, ये जो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण है, जैसे अभी मैंने भाग 3 बताया, वैसे ही भाग 4 है संविधान का, जो कि डीपीएसपी की बात करता है, या हिंदी में कहें तो राज्य के नीति निदेशक तत्व की बात करता है। राज्य के नीति निदेशक तत्व की बात करता है, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में आता है, जो कि अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के बीच में आता है। इसी में एक अनुच्छेद है आपका, अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद है, कोई बता सकता है कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 50, जो क्या बात करता है, जो कहता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। जो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 50। तो ये किसमें आएगा? राज्य के नीति निदेशक तत्व के द्वारा आएगा। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी मैं हो सकता है आपके लिए टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज भी जो है वो आपके लिए लेकर के आऊँ, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं चैप्टर वाइज भी आपके लिए लेकर के आ सकता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, अनुच्छेद 50 के अंतर्गत आएगा कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, उसके द्वारा हटाई जा सकती है, सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है, सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है कि निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती है। इसको देखते हैं। अभी मैं इसको वर्तमान में, अभी आपको पता लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, उनसे ही रिलेट करके मैं आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। तो ठीक है, इसको एक्सप्लेन करते हैं, आंसर निकालते हैं। देखिए, संसदीय व्यवस्था की बात कर रहे हैं। देखिए, संसद की व्यवस्था की बात की जा रही है, तो सबसे जो डी ऑप्शन कह रहा है, सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है कि निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व नहीं हटाई जा सकती। भैया क्यों नहीं हटाई जा सकती है? मान लीजिए कि अभी मोदी जी प्रधानमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें प्राप्त हुई हैं, बाकी बहुमत का आंकड़ा 272 का है, तो कुछ और राजनीतिक दल हैं जैसे कि टीडीपी और जेडीयू। टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी जो आपकी आंध्रा की सरकार है, और जेडीयू जो कि बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार है। ठीक है, तो वो लोगों ने क्या दे रखा है? सरकार को समर्थन दे रखा है। ठीक है, तो मान लीजिए कि वो लोग सरकार से समर्थन वापस ले लें, तो क्या हो जाएगा? सरकार के पास बहुमत नहीं रह जाएगा। जब सरकार के पास बहुमत नहीं रह जाएगा तो सरकार को जो है समयावधि तो 5 साल की, लेकिन उससे पूर्व, उससे पहले भी क्या हो सकती है? उससे पहले भी हटाई जा सकती है। तो नहीं, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। बात समझ में आ गई? सरकार जो है वो समयावधि पूर्ण होने के पूर्व जो हटाई जा सकती है। क्लियर हो गई इतनी बात? फिर करिए, सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। अब आप बात समझो, अब आपने क्या है, सरकार को आपने वोट दे दिया, आपने यहाँ से सांसदों को वोट दिया, जो सांसद थे उनको अपने अपने लोकसभा क्षेत्र से आपने वोट दिया, वो चुन करके गए। उन लोग, जिस भी पार्टी के ज़्यादा सांसद हुए उसी पार्टी ने आगे सरकार बनाई। जैसे बीजेपी ने सरकार बनाई, उसके 240 सांसद थे, भला कि बहुमत नहीं था, तो अन्य दलों ने उनको क्या दिया? समर्थन दिया। ठीक है, तो वो जो सांसद चुन करके गए हैं, उन्होंने जो है वो क्या है? सरकार को बनाया है। संसद में पहुंचकर उन्होंने अपने द्वारा जो है क्या है? मंत्रिपरिषद का नेता चुना। तो लोगों के द्वारा निर्वाचित कहना सही नहीं होगा यहाँ पर, कंसेप्ट के हिसाब से। बात समझ में आ रही है? और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। हटाने का अधिकार जो है किसको है? वो मंत्रिपरिषद। अगर मंत्रिपरिषद जो है वो भंग हो जाती है, मंत्रिपरिषद जो है वो पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता, तो हटाई जा सकती है। तो ये प्रश्न भी क्या हो गया आपका? गलत हो गया। ठीक है, फिर है, संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। संसद के सभी राजनीतिक दलों का? अरे भैया कैसी बात कर रहे हो? गलत है। आप बताइए, जिन लोगों ने अभी मोदी जी को समर्थन दे रखा, भारतीय जनता पार्टी, उसी के साथ जेडीयू हो गई, आपकी टीडीपी हो गई, अन्य कुछ मान लीजिए दल हो गए, तो उन्हीं दलों का तो सरकार में प्रतिनिधित्व है। ऐसा तो है नहीं। कांग्रेस की तो 99 सीटें आई हैं कि कांग्रेस के किसी नेता को या किसी सांसद को उन्होंने क्या बना दिया हो, कोई मंत्री बना दिया हो उनका, ना, ऐसा तो हुआ नहीं है। बात समझ में आ गई? तो सभी दलों का सरकार में कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं है। सरकार में जो प्रतिनिधित्व है वो किनका होगा? जिनके पास बहुमत है। तो ये भी गलत हो गया। तो बचा कौन सा ऑप्शन? बी, यही सही हो गया। सरकार जो है वो संसद के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। सीधी सी बात है, जो सांसद है, अभी इतने सांसद हैं, अगर वो चाहें तो सरकार गिरा सकते हैं, वो चाहें तो अपना समर्थन वापस ले ले तो सरकार गिर जाएगी। बात समझ में आ गई आपको? तो बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। इतना अच्छे और साधारण शब्दों में आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के संविधान में भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होंगे, वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को हमें क्या करना है? आपका चुनना है। सीधी सी बात है, इसको चुनना आपको। तो अभी मैंने आपको बताया था भाग 4 डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं? ये आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए हैं आपके ये। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक आते हैं? अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक आते हैं। ठीक है, इसी में तो ये राज्य के जो नीति निषेधक तत्व हैं, ये क्या हैं? ये राज्य को प्रेरित करते हैं कि आप कि राज्य की जो जनता है उनके लिए आप लोक कल्याणकारी योजनाएं लाएं। ठीक है, महिलाओं का, प्रसूतियों का, मजदूरों का, ठीक है, इन सब चीज़ों का आप ख्याल रखिए। ठीक है, तो ये सब किसके अंतर्गत है? तो ये राज्य के नीति निषेधक तत्व के द्वारा ही आते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि किसी सरकार ने वादा किया हम आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे,
और सरकार ने क्या करा, पहले तो ऐसे बोला हम तो सारे बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, अब बाद में उस पार्टी की सरकार बन गई, उसने कंडीशन लगा दी कि जिन्होंने पीएचडी की डिग्री कर रखी होगी और जो बेरोजगार होंगे सिर्फ उन्हीं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। अब लो, अब पहले तो उसने कहा था सभी बेरोजगारों को भत्ता देंगे, बाद में उसने कंडीशन लगा दी कि पीएचडी वालों को देंगे। तो ऐसी कुछ परिस्थिति हो जाए तो उनके खिलाफ आप न्यायालय में अपील नहीं कर सकते हैं। तो डीपीएसपी जो है वो न्यायालय में जो है वो क्या है, आपके प्रवर्तनीय नहीं है। तो वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होंगे तो ये तो बात गलत हो गई, ये तो ऑप्शन आपका गलत हो गया, वो न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होते हैं, तो ये आपका सही हो गया। और इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 और 3, डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था, ठीक है। तो थोड़ी सी बात जो हम आपसे कर लेंगे, जब हमारा संविधान लागू हुआ, पृष्ठभूमि बताता हूं आपको इसलिए क्योंकि कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए यहीं का यहीं। जब संविधान लागू हुआ तो आपकी 8 अनुसूचियां हुआ करती थी। कितनी थी आपकी? 8 अनुसूचियां हुआ करती थी। फिर क्या हुआ, बाकी की जो 4 हैं वो संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। बाकी किसके द्वारा जोड़ी गई? आपकी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। उसमें से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, बात समझ में आ गई? कौन सी? संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, ठीक है। किसके द्वारा? संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। तो इसी में जो पहला संविधान संशोधन हुआ, प्रथम संविधान संशोधन हुआ, वो हुआ आपका 1951 में। किसमें हुआ? 1951 में हुआ, ठीक है। 1951 में क्या आपकी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है। अनुसूचियां आपकी पहली अनुसूची जो है वो 1951 में जोड़ी गई और आपकी वो 9वीं अनुसूची थी। प्रथम संविधान संशोधन करके 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो मूल में तो 8 थी, फिर 9वीं एक और जुड़ गई, बात समझ में आ गई। तो 9वीं अनुसूची जो थी वो क्या है आपका, बात समझ में आ गई। उसमें क्या था आपका, जैसे भूमि स्वामित्व है आपका, भूमि कर है, रेलवे है, उद्योगों से संबंधित जो आपके अधिनियम है, आदेश शामिल, ये सब किए गए। इसी में जो आपका संपत्ति का अधिकार जो है उसको क्या कर दिया गया, आपका कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो मौलिक अधिकार से निकाल करके, जब वो मौलिक अधिकार से निकाल के आपका कानूनी अधिकार बनाया गया तो 9वीं अनुसूची में ही आपका डाला गया। अब कॉमन सेंस वाली बात है, 1951 में जोड़ी गई। तो 1951 में बात करें तो कौन प्रधानमंत्री हुआ करता था? कौन? जवाहरलाल नेहरू जी हुआ करते थे। बात खत्म हो गई। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो गई आपकी बिल्कुल करेक्ट हो गई। बात समझ में आ गई आपको? बात समझ में आ गई। तो प्रथम संविधान संशोधन जो किया गया, ठीक है, वो 1951 में किया गया, ठीक है। फिर आप याद रखिए कि 52वां, ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया, 52वां संविधान संशोधन जो आपका किया वो कब किया गया? 1985 में। क्या? 1985 में। इसमें आपकी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची आपकी जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची जो किससे संबंधित है? आपकी दल बदल से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपकी दल बदल से संबंधित है। ऐसे आपकी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियां भी आपकी जोड़ी गई। तो वर्तमान में अगर बात करें तो कितनी अनुसूचियां हैं आपकी? 12 हैं। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां आपकी? वर्तमान में 12 है। मूल संविधान में 8 थी, फिर 4 अनुसूचियां संविधान संशोधन कर करके जोड़ी गई, तो वर्तमान में कितनी हो गई आपकी? 12 हो गई। तो जो पूछा गया है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची, तो जवाहरलाल नेहरू के। तो क्या हो गया? ए ऑप्शन आपका क्या हो गया? बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो ये 10 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आया था जो कि बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन थे। सारे क्वेश्चन आपके यूपीएससी के पूछे गए थे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि कोई देखिए कोई इंटरटेनमेंट का तो वो चल नहीं रहा, कोई नाच गाना तो हो नहीं रहा है, ये आपकी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो प्लीज़ आप लोग इनको शेयर कीजिए, कुछ नुकसान नहीं देंगे। अगर आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड मोड में रिवीजन के तौर पर भी देखेंगे तो आपका भलाई होगा, क्योंकि मैं कंसेप्ट बहुत अच्छे से बेसिक से आपको लेकर के चलता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, फिर अगले क्लास